हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन और इम्पीचमेंट, अपन इस वीडियो में उसकी पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो प्रेसिडेंट की जो पावर है ना फ्रेंड्स, वो दो टाइप की पावर पढ़ेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली पावर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है अपनी जनरल पावर, मतलब जो कॉमन पावर होती है। उसमें कौन कौन सी आती है? एग्जीक्यूटिव की पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिकल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक होती है इमरजेंसी पावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इमरजेंसी पावर डिक्लेरेशन, मतलब वो नेशन में भी इमरजेंसी पावर डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट में भी कर सकता है, और कोई फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी नहीं रही तो उसमें भी वो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जनरल पावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल पावर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। अपन ने पढ़ा था ना, वही पढ़ेंगे अपन। तो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब सारी यूनियन की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, उसके हैंड्स में होती है और वो खुद ही यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 53 ने ऐसा कहा है। एंड ही यूज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो यूज़ भी कर सकता है। हिमसेल्फ, मतलब वो खुद भी कर सकता है और किससे कर सकता है? अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा भी वो कर सकता है, मतलब इनकी सहायता से भी वो कर सकता है इन पावर का यूज़। इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ गवर्नेंस वुड बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी काम होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। और जितने भी डिसीजन होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो किसके नाम, किसके डिसीजन माने जाते हैं? प्रेसिडेंट के डिसीजन माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने पढ़ा था पहले भी कि प्रेसिडेंट तो नाम मात्र होता, मतलब उसके सिग्नेचर और उसके नेम, जितने भी काम होते हैं उसके नाम में होते हैं, पर करता कौन है? एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अपन एग्जीक्यूटिव पावर में भी पहला पॉइंट, मतलब पहली पावर पढ़ेंगे वो कौन सी? अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। मतलब अपॉइंट भी कर सकता है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को, डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रिमूव भी कर सकता है वो। द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को कर सकता है वो अपॉइंट, और जो कि इम्पोर्टेंट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी, the council of ministers on the advice of prime minister, governors of states, judges of supreme court और हाई कोर्ट। मतलब ये है कि है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस लेके क्या हो सकता है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सबको क्या कर सकता है? वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? अभी तो कौन? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और किसकी एडवाइस ले रहा है वो? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, द गवर्नर ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑडिटरी जनरल, चेयरमैन एंड द यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन, एम्बेसडर्स, ये सारे वो अपॉइंट कर सकता है। किसके कहने पर? पहले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी एडवाइस लेंगे? प्राइम मिनिस्टर की। फिर ये जो अपॉइंट, जितने भी मैंने नाम बताए ना यहाँ से, गवर्नर ऑफ स्टेट से लेके फॉरेन एम्बेसडर्स इन द फॉरेन कंट्रीज एटसेट्रा, ये सारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो अपॉइंट करेगा। पर ये अपॉइंट किसके नाम से हो रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम से हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है पहला, सॉरी, सेकंड पॉइंट आ रहा है एग्जीक्यूटिव में, वो कौन सा? पावर्स फॉर गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट रूल्स कैन बी मेड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। मतलब पावर ऑफ गवर्नमेंट्स में वो कितने भी, मतलब अलग अलग रूल्स बना सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ही मेक्स द रूल रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वो क्या कर सकता है? अब जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में जैसे लड़ाई हो गई या फिर उनकी सुलह करानी है, तो क्या करेगा? वो जॉइंट सिटिंग कर देगा, दोनों की जॉइंट सिटिंग कर देगा, जिससे वो
फ्रेंड्स बन जाए आपस, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे कि कोई रूल बनाना, उसे कोई लॉ बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ बनाना है प्रेसिडेंट को लॉ, तो क्या करेगा वो जॉइंट सेटिंग कर देगा लोकसभा राज्यसभा की, और वो बना सकता है रूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। और वो क्या कर सकता है, अपॉइंट द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारी अधिकारियों, इनको है ना ऐसे अपॉइंट कर सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड द रूल्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ कॉम्पिट्रोलर एंड द ऑडिटरी जनरल, उसके पास एक भी पावर है कि वो रूल्स बना सकता है। किसके रिगार्डिंग, किसके संबंध में CAG एक पावर होती है फ्रेंड्स, उसमें उसके रिगार्डिंग में ये क्या कर सकता है, रूल भी बना सकता है या फिर कोई लॉ भी बना सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आल्सो मेड बाय हिम। अभी पोर्टफोलियोज मतलब होता है विभाग, डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट कह लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स अमंग्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इस मिनिस्टर को ये डिपार्टमेंट देना है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको ये डिपार्ट फाइनेंशियल का देना है, जैसे कि वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। पावर्स इन द फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन रिलेशंस के बारे में जो भी अपन जाते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनका ये सारा ये जो काम होता है फॉरेन का, वो कौन संभालता है, प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, बीइंग द लीगल हेड, मतलब सबसे बड़ा फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट है, तो वो लीगल हेड हुआ, तो उसके पास क्या है, तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इंडिया को भी पता है फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर सकता है हमारी इंडिया के बारे में। वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एम्बेसडर तो वो होते हैं ना दूत, दूत आप समझते हो, जैसे कि पिछले जमानों में जब राजा महाराजा संदेश भेजा करते थे, दूत दूत होते थे ना, उनके द्वारा ही वो भेजा करते थे, वो होते हैं दूत। तो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एम्बेसडर्स, मतलब दूत को, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो गुप्त खुफिया सूचना रखते हैं ना, उनको उनको क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है। किसके लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया फॉरेन कंट्री में। फॉर द इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब होता है विदेशों में, जो विदेशों में है ना, जो अपने जो वो रह रहे हैं ना रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब ये जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो दूत रह रहे हैं है ना, उनको वो अपॉइंट कर सकता है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो है ना खुफिया सूचना रख रहे होते हैं कि हमारे इंडिया के बारे में कुछ चल तो नहीं रहा है, ऐसे कुछ बातें, या फिर वो ऐसे दूत रख रहे हैं ऐसे देखभाल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने इंडिया की। तो वो कौन करता है इन दूतों को, तो कौन करता है इनको, इलेक्ट कौन करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। और जो एम्बेसडर्स और ये दूत होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इंडियन एम्बेसी, मतलब जो इंडिया के दूत हैं, एम्बेसी मतलब दूतावास हो, मतलब इंडिया के जो दूत हैं लोकेटेड अबॉर्ड, मतलब जहाँ पे, मतलब वो विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो विदेशों में रह रहे हैं उनको ये दूत है वो कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और ये दूतों का क्या काम होता है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया को और खुफिया सूचना रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये दूत करते भी क्या है, वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉरेन एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स, मतलब ये दूत करते क्या है अपने, वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं किसके, फॉरेन एम्बेसडर्स, मतलब फॉरेन के भी दूत वालों को, दूत होते हैं ना उनको, उनके जो है ना सर्टिफिकेट्स है उनको एक्सेप्ट करते हैं, और डिप्लोमेट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द पैक्ट, पैक्ट का मतलब होते हैं संधियाँ, संधि आप समझते हो, जैसे कि फ्रेंडशिप, कुछ भी संधि करते हैं, ट्रीटी आप समझते हो, वो संधि। और जो एग्रीमेंट मतलब समझौता, जितने भी संधि और ये समझौते होते हैं किसके नाम से होते हैं, फॉरेन में किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। और फॉरेन नेशन में कि इस देश से तो मैं ना दोस्ती करो, इस देश से वो करो, इस देश से संधि करो, वो किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर क्या क्या है, ऐसे तो है ना प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का, पर यहाँ पे क्या ट्विस्ट आ गया कि ये जो है ना मिलिट्री पावर की जो पावर है ना, वो तभी किसके अकॉर्डिंग यूज करता है, लॉज के अकॉर्डिंग, मतलब कानूनों के द्वारा ही यूज करता है वो, ये नहीं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता वो। ठीक है फ्रेंड्स। ओनली
पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। मतलब पार्लियामेंट के ही पास ही पावर है कि है ना, वो जो मिलिट्री पावर्स है ना, मिलिट्री सर्विसेज, उन पे वो लॉज बना सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, सिर्फ पार्लियामेंट ही होल्ड करती है पावर, मिलिट्री पावर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि सुप्रीम कमांडर तो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट कैसे होल्ड कर रही है सारी पावर, मिलिट्री पावर? तो फ्रेंड्स वो इस ऐसे कर रही है कि प्रेसिडेंट को चाहिए क्या, अगर प्रेसिडेंट मिलिट्री पावर को यूज़ करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब परमिशन चाहिए पार्लियामेंट की। और अगर उसको परमिशन नहीं मिली तो वो नाइदर डिक्लेयर अ वॉर, मतलब वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकता और अपनी किसी भी आर्मी को यूज़ भी नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब पहले तो अपन ने एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी थी, अब अपन पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ स्टैट्यूटरी हेड। वो स्टैट्यूटरी हेड नहीं है, मतलब कि नॉमिनल नॉमिनल तो है पर उसमें कुछ तो शक्तियां हैं, ये थोड़ी ना कि नामात्र है। तो उसमें कुछ शक्तियां ही नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। जरूरी नहीं, अभी अभी अपन ने पढ़ा था सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके हाथ में होती है या फिर उसके पास ही होती है। अब उसके पास एग्जीक्यूटिव ही नहीं होती, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है। और वो उसको क्या समझा गया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मतलब एक इंडियन पार्लियामेंट का भी एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है, हिस्सा माना गया है कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके पास भी बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रेसिडेंट तो वैसे भी फर्स्ट सिटीजन है, तो इसके पास तो सारी पावर्स होती है, पर सारे काम तो है ना वैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं, पर ना किसके नाम पे होते हैं, सारे प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन लेजिस्लेटिव पावर्स में पहला पावर पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट हैज गॉट मेनी पावर रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन। मतलब लेजिस्लेचर के फील्ड में बहुत सारी पावर है प्रेसिडेंट के पास। ही कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द प्रोरोगेशन ऑफ सेशंस। मतलब वो कर भी कह सकता है, कॉल्स मतलब कर क्या सकता है कि पार्लियामेंट के सेशन को, मतलब ऐसे पार्लियामेंट का टेन्योर होता है जैसे ये 5 साल का होता है, तो 5 साल बाद दूसरे मेंबर्स आएंगे पार्लियामेंट के, तो वो क्या कर सकता है, 5 साल होने से पहले वो क्या कर सकता है उसको डिसॉल्व कर सकता है, प्रोग्रोगेशन मतलब उसको हटा सकता है, और कॉल कर सकता है मतलब ला सकता है उसके सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर इस टेन्योर। अब वो क्या कर सकता है, लोकसभा को भी उसका जो टेन्योर होता है 5 साल का, अपन ने पढ़ा था, तो 5 साल से पहले उसको हटा भी सकता है लोकसभा को बिफोर इस टेन्योर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और किसकी सलाह लेकर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेकर वो क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है उसके टेन्योर से पहले ही। लोकसभा हैज बिन प्रीमेंटुरली डिसॉल्व 9 टाइम्स एज सो फार। और अब तक इन लोकसभा को कितनी बार हटा चुके प्रेसिडेंट कितनी बार हटा चुके, 9 बार हटा चुके। किसकी सलाह लेके, प्राइम मिनिस्टर की। अब फ्रेंड्स आप इसको याद कर लो, 9 बार हट चुकी, ये आ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द कमेंसमेंट मतलब होता है जैसे कि पार्लियामेंट है, उसका टेन्योर खत्म हो चुका 5 साल, तो अब नई पार्लियामेंट आएगी। अब जैसे कि एट द कमेंटमेंट मतलब नई पार्लियामेंट, नया सेशन आ गया पार्लियामेंट का, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, एड्रेसेस जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। एड्रेसेस मतलब बुलाएगा जॉइंट मीटिंग मतलब संयुक्त बैठक, किस किस की, बोथ द हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएगा। एड्रेसेस मतलब उसमें उस मीटिंग में कोई वो स्पीच देगा या फिर काम बताएगा कि ऐसे करना है, अपन को ऐसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कब कब करेगा वो ये काम, जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा शुरू में। द वर्क ऑफ एड्रेसिंग ऑफ लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी डन बाय हिम। अब जो लेजिस्लेचर का भी जो एड्रेस करना, उसमें भी स्पीच देना, वो सारा काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और अदर एसोसिएशन मतलब कोई और पर्व आ रहा है, कोई और त्योहार आ रहा है, उस पर भी वो एड्रेस करेगा मतलब स्पीच देगा। और जो जनरल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट की एड्रेसेस मतलब उसके स्पीच के, मतलब वो कोई अनाउंसमेंट करेगा, कोई स्पीच देगा, तभी क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज निर्माण होगी, मतलब उनका निर्माण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। पावर ऑफ नॉमिनेशन, कौन कौन नियुक्त कर सकता है फ्रेंड्स।
नॉमिनेशन का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है फ्रेंड्स, किन किन को नियुक्त कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, अपन ने पढ़ा था ये चीज़, देखिए फ्रेंड्स, कि वो 12 मेंबर्स को तो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा से। अपन ने पढ़ा था ना राज्यसभा में कि 12 मेंबर्स को तो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल कितने पढ़े थे अपन ने, इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, उसमें 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट, है ना। और ये जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है, वो 12 मेंबर्स किसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, लिटरेचर में एक्सपर्ट होने चाहिए, आर्ट में, साइंस में और एनी अदर फील्ड में, मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए वो 12 मेंबर्स। और ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब मैंने बताया था आपको ये वर्ड का मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, ठीक है फ्रेंड्स, इन लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स, कि वो 2 मेंबर्स को तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है। अभी मैं बता ही देता हूँ वैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होता है जैसे कि अपने इंडिया के सिटीजन्स हैं पर वो फॉरेन में रहे हैं, मतलब फॉरेन में रह रहे हैं वो, पर है इंडिया के, तो क्या कर सकता है वो फॉरेन वाले इंडियंस को भी यहाँ पे लाके नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यूज ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर मतलब कोई भी बिल को जैसा रिजेक्ट कर देना, वो उसके पास पावर है। एवरी बिल अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब जितने भी बिल होते हैं वो पास तो पार्लियामेंट ही करती है, आपको पता है, जितने बिल होते हैं वो पास पार्लियामेंट ही करती है ना, और उस पर लॉ भी बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। वो बिल होते हैं उनको पास भी लॉ कौन करती है, पार्लियामेंट ही करती है, और लॉ भी पार्लियामेंट ही बनाती है। पर अब जैसे कि पास तो कर दिया, पर लॉ बनाना है तो किसका अप्रूवल चाहिए होगा, मतलब किसकी परमिशन, किसके सिग्नेचर चाहिए होंगे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तभी वो लॉ बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ही कैन रिटर्न अ जनरल बिल टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन विद फ्यू सजेशन, मतलब अब जैसे कि पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया वो बिल, अब उस पर लॉ बनाना चाहती है, तो वो लॉ बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिएगा, मतलब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए होंगी या फिर उसकी परमिशन चाहिए होगी। पर प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, अगर उसने रिटर्न कर दिया वो बिल और ऐसे कहा कि उस बिल में कुछ सजेशन डालो, मतलब कुछ और पॉइंट्स डालो जो अच्छे हों विकास के लिए, रिकंसिडरेशन मतलब उसको कोई थोड़ा अच्छे से और बनाओ इस लॉ को ताकि और वेलफेयर हो, ऐसे कहा प्रेसिडेंट ने। बट इफ द बिल इज अगेन पास बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कुछ उसमें जो सजेशन बोले थे ना प्रेसिडेंट ने, अगर वो सजेशन ही नहीं लिखे, मतलब वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट मैंने बताया था क्या था, मतलब उसका सुधार। अब प्रेसिडेंट ने कह दिया कि नहीं, मैं इस पे सिग्नेचर तभी करूंगा तब इसमें मेरी सजेशन डालोगे, ये बहुत अच्छी सजेशन है वेलफेयर के लिए पब्लिक की। पर पार्लियामेंट ने वो सुधार करे ही नहीं, वो अमेंडमेंट करे ही नहीं प्रेसिडेंट की, और वापस वो बिल अगेन पास कर दिया, मतलब बिल इज अगेन पास कर दिया पार्लियामेंट ने। तो फिर प्रेसिडेंट को ना चाहते हुए भी वो क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सेकेंड टाइम, ठीक है फ्रेंड, और वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं फोर्थ पावर, लेजिस्लेटिव पावर ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी फोर्थ पावर, इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, मतलब कोई नियम अधिनियम लागू करना, वो भी प्रेसिडेंट कर सकता है। अब जैसे कि पार्लियामेंट है, उसका सेशन है ना अभी है नहीं, मतलब उसका सेशन अभी खत्म हो चुका है, मतलब 5 साल उसके हो चुके हैं, अब दूसरा पार्लियामेंट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसका सेशन अभी खत्म हो चुका है, तो अब बीच में सेशन नहीं है और ऐसी कोई स्थिति आ पड़े कि है ना लॉ बनाने पड़ेंगे, तो अब जैसे कि पार्लियामेंट तो है नहीं सेशन में और लॉ बनाना पड़ेगा। अब जितने भी लॉ बनते हैं वो तो पार्लियामेंट से ही बनते हैं, और जितने भी बिल पास होते हैं वो सारे पार्लियामेंट से होते हैं। अब क्या करेगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो खुद ही क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, और उन लॉ को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंसेस, ठीक है फ्रेंड्स। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, दीज ऑर्डिनेंसेस विल रिमेन वैलिड अप टू 6 वीक्स, मतलब और ये जो ऑर्डिनेंस मतलब ये जो लॉ बनाए हैं ना प्रेसिडेंट ने, वो कब तक रहेंगे, 6 वीक तक ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट का सेशन आ जाता है, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन आ जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और जैसे कि आफ्टर, अब जैसे कि पार्लियामेंट आ चुकी है, उसका सेशन आ चुका है, तो पार्लियामेंट की विश होती है
बट ऑन द विश ऑफ द पार्लियामेंट। पर पार्लियामेंट की ये विश होती है कि जो लॉ बनाए है ना वो प्रेसिडेंट ने, जो ऑर्डिनेंस बनाए ना प्रेसिडेंट ने, उनको चले रहने देना, या फिर उसकी इच्छा भी है कि वो उनको हटा भी सकती है। न्यूलीफाइड मतलब उसको रख भी सकती है जो लॉ बनाए प्रेसिडेंट ने, या फिर उसको हटा भी सकती है बिफोर इट्स टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, इन द बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल, मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर कब आता है, मार्च में आता है। और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि जो फाइनेंशियल ईयर आता है मार्च में, तो सबसे पहले किसके पास जाता है, मैंने पढ़ाया था पार्लियामेंट के पास जाता है। और फिर पार्लियामेंट पास कर देती है तो किसके पास जाता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास। फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या करता है, उस पर इनकम और एक्सपेंडिचर के काम करता है। तो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर आता है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं ऐसे ओरली समझा रहा हूँ आपको। तो पार्लियामेंट ने जैसे कि पास करा, ठीक है, तो फिर है ना फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर से वो प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट विल गेट द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टेबल्ड इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो पार्लियामेंट के पास जाएगा, तो पार्लियामेंट तो उसको देखेगी, फिर है ना फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास जाएगा, तो फिर उसके बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो है ना जो डिटेल्स है ना इनकम और एक्सपेंडिचर की, वो किससे पूछ सकता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब उनसे पूछ सकता है। उनसे क्यों पूछेगा, क्योंकि सबसे पहले तो किसके पास जाता है, पार्लियामेंट के पास ही जाता है ना, तो उससे ही पूछेगा, डिटेल पूछ लेगा इनकम और एक्सपेंडिचर की, उससे वो पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, द मनी बिल एंड द डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी प्रपोज्ड इन लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना जो मनी बिल होते हैं ना, मनी बिल और जो डिमांड होते हैं ग्रांट्स की, वो प्रपोज्ड मतलब पास नहीं हो सकते लोकसभा में विदाउट इट्स परमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है फोर्थ, ये तो थर्ड पावर थी फाइनेंशियल पावर। अपनी लेजिस्लेटिव पावर तो ये ऑर्डिनेंस में खत्म हो गई थी, ये फाइनेंशियल पावर थी। अब आ गई जुडिकल पावर। ठीक है फ्रेंड्स, न्याय वाली। द थ्योरी ऑफ फ्रीडम इज जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी मतलब अपने जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ये थ्योरी अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर रखी है, मतलब रख रखी है। ठीक है फ्रेंड, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ा भी दिया कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज president is essential regarding the rules related to the work order of the court made by the supreme court। मतलब अप्रूवल मतलब परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, किस चीज में, कि रूल्स रिलेटेड टू द वर्क ऑर्डर ऑफ कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, कोई आदेश, ऑर्डर ऑफ कोर्ट मतलब कोई आदेश लागू करेगी, कोई रूल्स लागू करेगी इस धारा से, इसको इस व्यक्ति को इसमें सजा मिलेगी इस धारा से। जो भी रूल्स होते हैं ना ऑर्डर के, कोई आदेश दे रही है तो किसकी परमिशन से होंगे वो ऑर्डर, सारे प्रेसिडेंट की परमिशन से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे द प्रेसिडेंट रिसीव्स येट अनदर पावर ऑफ क्लेमेंसी। मतलब प्रेसिडेंट के पास एक और इम्पोर्टेंट पावर ऑफ क्लेमेंसी की है। क्लेमेंसी मतलब क्षमादान की है, क्षमादान की पावर है। अब क्या चीज है वो क्षमादान की, देखते हैं। इंक्लूडिंग द जुडिकल पावर्स द पावर टू पर्डन, मतलब क्षमा करना, किसी को क्षमा करना। अब जैसे कि कोई आरोपी है, उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जेल में बैठा है, उसको उम्र कैद की सजा है, तो प्रेसिडेंट उसको कर भी क्या सकते हैं कि उसकी जो उम्र कैद की सजा है उसको हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कर सकते हैं वो, जैसे कि कोई पीपल है और वो आरोपी है उम्र कैद की, तो उसको जरूरी नहीं हटाई दे, उसकी सजा ही पूरी हटा दे, तो उसकी वो क्या कर सकते हैं, रिप्रीव द पीपल हु हैव बीन सेंटेंस ऑलरेडी इज पोसेस्ड बाय हिम। मतलब उसकी जो सजा है ना उसको थोड़ी कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इमरजेंसी पावर क्या क्या है। अब तो अपन ने सबसे पहले जनरल पावर्स तो पढ़ी ली सारी, अब इमरजेंसी पावर आती है। इमरजेंसी अलर्ट होता है, जैसे कि
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, तो इमरजेंसी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द स्पेशल पावर्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है। कौन से वक्त में, जब कोई इमरजेंसी लागू हो रही हो तब उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है। कौन कौन सी आप देखते हैं। सबसे पहले तो आती है इमरजेंसी प्रोविजन एट द टाइम ऑफ वार। अब वार की स्थिति बन गई तो नेशन में क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। या फिर कोई फॉरेन इन्वेजन, मतलब आक्रमण हो रहे हैं, फॉरेन से कोई आक्रमण हो रहा है, तो उस समय भी क्या करना पड़ेगा, नेशन में इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। या फिर होम अनरेस्ट, मतलब देश में ही कुछ आक्रमण हो रहे हैं, मतलब देश में युद्ध हो रहा है, तो उस समय भी इमरजेंसी लागू करना प्रेसिडेंट का काम होता है। अब ये है पहली पावर। ठीक है फ्रेंड्स, इमरजेंसी में तो मेथड ऑफ डिक्लेरेशन कैसे करेगा वो डिक्लेयर कि वॉर हो रहा है, फॉरेन से आक्रमण हो रहे हैं, तो कैसे करेगा वो डिक्लेयर इमरजेंसी। तो आर्टिकल 52 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कहा है, had the agreements that if the president observes about the danger to peace and normalcy in India। मतलब आर्टिकल 52 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑब्जर्व्स, मतलब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब है ना नेशन में कुछ डेंजर है, मतलब कुछ आक्रमण होने वाला है और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है नॉर्मेसी इंडिया में, और इन एनी पार्ट देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिचुएशन। और पहले ही प्रेसिडेंट को लग गया कि अब कोई डेंजर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कोई आक्रमण होने वाला है, तो उस स्थिति को, डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, मतलब उस स्थिति को पैदा होने से पहले ही वो क्या कर सकता है, इन रियलिटी अबाउट द एप्रीहेंशन ऑफ इट, मतलब क्या कर सकता है, वो स्थिति को पैदा होने से ही पहले वो क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी पावर। मतलब जैसे कि उसको लग रहा है कि अब है ना वॉर होगा और वार होने वाला है, तो वो ऐसे स्थिति पैदा होने से पहले ही क्या कर देगा, वो नेशन में इमरजेंसी लागू कर देगा, इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की बिना परमिशन से ही वो क्या कर सकता है डिक्लेयर इमरजेंसी नेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, दिस अरेंजमेंट लास्ट अप टू 2 मंथ। और ये जो इमरजेंसी लागू कर रहा है ना प्रेसिडेंट, वो कितने कितने महीने तक की होती है, 2 महीने तक, है ना। और जब पार्लियामेंट को पता पड़ गया और इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लागू कर दी, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसकी परमिशन ले लेगा 2 महीने बाद। किसकी परमिशन ले लेगा, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट की। और फिर पार्लियामेंट अगर चाहती है कि उस इमरजेंसी को और बढ़ाना चाहे तो वो और बढ़ा सकती है, रिक्वायरमेंट, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो उसको बढ़ा सकती है। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पर 44 अमेंडमेंट आ गया, मतलब अब आप समझ रहे हैं 44 अमेंडमेंट इसका मतलब क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 44 मतलब आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कोई सुधार हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या हुआ कि जो ये इमरजेंसी वाला पावर, मतलब इमरजेंसी की जो पावर है ना, थोड़ी सी बदली गई है, सुधार हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। अब वो क्या है, पहला, फर्स्ट, दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द एप्रीहेंशन ऑफ वॉर। अब फ्रेंड्स, जो जिनके पास आरबीसी बोर्ड की बुक है ना, उसमें एक मिस्टेक दे रखी है, नो शब्द दे रखा है, इस नो को आपको कट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये इमरजेंसी लागू कर रहा है ना, वो तभी डिक्लेयर हो सकती है जब एप्रीहेंशन ऑफ वॉर, मतलब स्थिति हो रही हो वॉर की, तभी वो डिक्लेयर कर सकता है। ऐसे नहीं कि वॉर डिक्लेयर, मतलब वॉर तो है नहीं और ऐसे डिक्लेयर कर रहा है प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सटर्नल इन्वेजन, मतलब बाहर से कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो तो तब भी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। और आर्म्ड रिबेलियन, मतलब देश में ही कुछ झगड़ा हो रहा हो तब भी वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, तभी ये इमरजेंसी लागू होएगी। मतलब ये 3 चीज होगी ना तभी। और इमरजेंसी कुड नॉट बी डिक्लेयर इन द नेम ऑफ एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब सॉरी, मैंने ये आर्म्ड रिबेलियन का मतलब गलत बता दिया आपको, सॉरी। ये मतलब कोई वॉर हो रहा हो, उसका मतलब ही है, मतलब कोई वॉर हो रहा हो तभी ये हो सकती है इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो ये इमरजेंसी है ना वॉर वाली, ये जो भी मैंने बताया था, वॉर वाली, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा है तभी हो सकती है वाली इमरजेंसी लागू।
और ये इमरजेंसी कब लागू नहीं हो सकती, तब कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, मतलब देश में कुछ लड़ाई दंगे हो रहे हो, तब ये इमरजेंसी लागू नहीं होगी। कब होगी इमरजेंसी लागू, तब कोई वॉर हो रहा हो, कोई बाहर से कोई कंट्री अपने पे आक्रमण कर रही हो, तब ये इमरजेंसी लागू होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड क्या कहा गया कि जो डिक्लेरेशन है ना इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर द 352 आर्टिकल ओनली मेड आफ्टर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। और ये जो इमरजेंसी है ना प्रेसिडेंट जो लागू कर रहा है, तो उसको अभी तो देखो 2 महीने पहले तो उसको है ना पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, पर उसको किसकी परमिशन चाहिए होती है, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस चाहिए होती है कि मैं ये इमरजेंसी लागू कर दूं क्या। उसको क्या चाहिए होगा, एडवाइस चाहिए होगी, वो भी रिटर्न कैबिनेट की, कि मैं ये इमरजेंसी लागू कर दूं क्या, प्रेसिडेंट परमिशन लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो अब थर्ड थर्ड में उसने क्या कहा कि द असिस्ट ऑफ पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद इन द मंथ विद a special majority both the houses of separately and the 2/3 majority present and to keep it to continue the of the parliament would be required for every 6 months। मतलब ये कहा गया है फ्रेंड्स कि अपन ने पहले पहले पढ़ा था कि जो इमरजेंसी है 2 महीने तक लागू होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दो महीने से स्थिति मतलब जो वॉर वाली स्थिति है ना वो सही नहीं हुई, तो क्या कर सकते हैं, इस इमरजेंसी को और भी बढ़ा सकते हैं। अब वो इमरजेंसी कैसे बढ़ेगी, और पार्लियामेंट की क्या चाहिए होगा, असिस्ट मतलब परमिशन चाहिए होगी, है ना। अब पार्लियामेंट को से तो परमिशन मांग ली, अब पार्लियामेंट को भी तो कुछ चाहिए होगा ना। पार्लियामेंट को क्या चाहिए, क्या रिक्वायर होगा, एक स्पेशल मेजोरिटी। हर चीज में क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी चाहिए होगी बोथ द हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा की, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी प्रेजेंट और पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स की। ठीक है फ्रेंड्स। और जब ये मेजोरिटी मिल जाएगी पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट फिर क्या करेगी, प्रेसिडेंट को परमिशन दे देगी। और फिर क्या हो सकता है, फिर पार्लियामेंट ने परमिशन ले ली, सबकी मेजोरिटी ले ली, फिर क्या कर सकती है, वो 6 मंथ तक बढ़ा सकती है इस इमरजेंसी को। ठीक है फ्रेंड्स। अब फोर्थ वाला क्या है वो देखते हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कैन टर्मिनेट है, मतलब अब ये थोड़ी है ना कि इमरजेंसी लागू कर दी तो हटाएंगे ही नहीं। अब हटानी हो, जैसे कि टर्मिनेट करनी हो, हटानी हो इमरजेंसी, तो कैसे हटेगी, उसके लिए क्या चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। किसकी मेजोरिटी चाहिए होगी, लोकसभा के मेंबर्स की, और प्रेजेंट और पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स की लोकसभा की मेजोरिटी चाहिए होगी ये हटाने, इमरजेंसी को हटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड पावर आती है इमरजेंसी में, कौन सी, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। अपन ने अभी किसने पढ़ा था, नेशन के बाहर, कि कोई वॉर हो रहा है, कोई आक्रमण हो रहा है बाहर से, उसके लिए वो इमरजेंसी, वो पहले नंबर वाली थी। अब ये कौन सी है, अब कोई स्टेट में से एक, जैसे राजस्थान में कोई इमरजेंसी लागू करनी है तो कैसे करेगा प्रेसिडेंट, वो तो पूरे नेशन की थी, अब ये स्टेट की है। अब जैसे कि कोई है ना कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेलियर हो रही हो, मतलब कोई जो गवर्नमेंट है, जैसे कि अशोक गहलोत सही से काम नहीं कर रहे राजस्थान में, और है ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही उल्लंघन हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन ने, मैं एक बार पीछे करता हूँ, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था आर्टिकल 352 में ये वाली इमरजेंसी लागू होती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 352 है, और ये जो सेकंड पावर है उसमें आर्टिकल 356 है, और जो अगली इमरजेंसी उसमें आर्टिकल 360, मतलब 4 का गैप है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले क्या था, 352 था, फिर 356 हुआ, फिर 360 हो गया, तो इसे 4 का गैप आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 356 ने क्या कहा, जो प्रेसिडेंट है ना, वो अगर एप्रिशिएशन, मतलब उसको कोई डर लगा कि स्टेट में सही से नहीं हो रहा, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना हो रही है, बहुत ही हो रही है, बहुत ही आतंक फैल रहा है, बहुत ही ब्लैक मनी करप्शन सब फैल रहा है, तो क्या होगा, वो इमरजेंसी लागू कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को नॉट फंक्शन, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सही से फंक्शन नहीं कर रही, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, सॉरी ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही कैन डिक्लेयर द
स्टेट इमरजेंसी, फिर जैसे कि फंक्शन नहीं कर रही, उल्लंघना, करप्शन, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या कर सकता है वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकता है इस मुद्दे पर। दिस अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर 2 मंथ। मतलब पिछली जो अपन ने इमरजेंसी पड़ी थी ना नेशन में, वो कितने मंथ की थी? 2 मंथ की थी। और ये जो इमरजेंसी वो मोर विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इमरजेंसी होगी 2 मंथ से ज़्यादा होगी। और इसमें भी क्या नहीं करना, क्या परमिशन होती है ना पार्लियामेंट की, वो नहीं लेनी पड़ेगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर 6 मंथ बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। अब मैंने आपको पिछली इमरजेंसी पावर में पढ़ाया था कि 2 मंथ तक तो उसमें क्या करना पड़ रहा था, पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ रही थी। अब 2 मंथ बीत गए, और बढ़ानी हो इमरजेंसी तो उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ रही थी। तो इसमें भी क्या करना पड़ रहा है, वो 6 मंथ तक और बढ़ा सकता है इस इमरजेंसी को। कैसे बढ़ाएगा? उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अब रिजोल्यूशन मतलब कोई प्रस्ताव, ये जो है ना इमरजेंसी वाला प्रस्ताव क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। दिस टाइप ऑफ प्रपोजल एसेंशियल टू पास सेपरेटली बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। मतलब अब जैसे प्रेसिडेंट को है ना थोड़ा और इमरजेंसी करनी है, जैसे 6 मंथ की, तो वो है ना पार्लियामेंट में पहले प्रस्ताव भेजेगा। फिर पार्लियामेंट में क्या होगा, वो जो ये जो प्रस्ताव है ना बोथ द हाउसेस में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा। और है ना फिर लोकसभा राज्यसभा भी क्या करेंगे, पास कर देंगे। पर उनको क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। पर ये भी मिल गया, मेजोरिटी भी मिल गई, तो वो पास हो जाएगा प्रस्ताव। फिर वो क्या हो सकता है, 6 मंथ तक वो इमरजेंसी लागू हो सकती है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रूल्ड इन एनी कंडीशन आफ्टर 3 ईयर्स। और ये जो इमरजेंसी है ना वो 3 साल तक नहीं बढ़ा सकता। मतलब जैसे कि पहले तो 2 मंथ से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट की परमिशन से, फिर 6 मंथ, 12 मंथ, 18 ऐसे हो गया। पर वो 3 साल से ज़्यादा इमरजेंसी नहीं बढ़ा सकता। अगर 3 साल से अगर बढ़ाना पड़ जाए ना, अगर उसको 3 साल से ज़्यादा इमरजेंसी, अगर ऐसी स्थिति वापस पैदा हो गई, 3 साल हो गए इमरजेंसी लागू करते करते, तो फिर क्या होगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट है ना वो हट जाएगी। मतलब जैसे कि राजस्थान में अशोक गहलोत है, अब राजस्थान में 3 साल से इमरजेंसी लागू हो रही है, तो 3 साल हो गए, तो फिर क्या होगा, अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी, फिर वो दूसरी सरकार आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपनी आखिरी पावर आती है जो कि प्रेसिडेंट की पावर है, वो होती है फाइनेंशियल पावर। अब ये आर्टिकल 360 वही 4 का गैप है। अगर प्रेसिडेंट को लगे फील्स कि ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल में भी कोई गड़बड़ी हो रही है, उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, और इंडिया में लूट मार हो रही है बहुत ही, पैसों में करप्शन है, ब्लैक मनी हो रहा है, तो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है, डिक्लेयर है इमरजेंसी। ठीक है, फॉर दिस डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो अपन ने, द टेन्योर इज द सेम एज द केस ऑफ फर्स्ट इमरजेंसी डिस्कस्ड अर्लियर। तो अगर ये इमरजेंसी लागू करनी है ना प्रेसिडेंट को, जो टेन्योर, जो मतलब टेन्योर मतलब अपन ने जो पहली इमरजेंसी पड़ी थी ना नेशन वाली, उसमें कितना टेन्योर था, 2 मंथ का था। फिर वो पार्लियामेंट की परमिशन के बाद वो कितना 6 मंथ बढ़ा सकता है। तो क्या हो सकता है, अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू करनी है प्रेसिडेंट को, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, वो जो है ना पहली वाली है ना इमरजेंसी, उसके मुताबिक ही इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी लागू कर सकता है। जो अपन ने पहली इमरजेंसी पढ़ी थी ना वही सेम है ये इमरजेंसी, वही टेन्योर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।